का एक एक कार्यकर्ता जो आज इस तपती हुई धूप में बैठा रहा, ऐसे कार्यकर्ताओं को मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। और जब मैं आया तो मुझे लगा आज सूरज भी अपनी गर्मी दिखा रहा है। जैसे सरकारें बहुजन समाज के ऊपर गर्मी दिखाती हैं, ऐसे आज सूरज भी गर्मी दिखा रहा है। लेकिन सूरज को भी आज हारना पड़ा और आपके लिए छाया करनी पड़ी साथी। यह जज्बा है आपका और आप संघर्ष करते रहेंगे। और जिस तरह से माननीय श्री कांशीराम साहब ने संघर्ष किया, माननीय श्री कांशीराम साहब का नाम इस देश के अंदर संघर्ष, त्याग, तपस्या और बलिदान के नाम पर जाना जाता है। और उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और जीवन भर संघर्ष करने के बाद आज बहुजन समाज के लोगों को एक कुर्सियां दे दी साथी। ये कुर्सियां नसीब ऐसे नहीं हुई है, इसके लिए माननीय श्री कांशीराम साहब ने जी तोड़ मेहनत करी। कभी धूप नहीं देखी, कभी छांव नहीं देखी, कभी प्यास नहीं देखी, कभी भूख नहीं देखी और हमारे लिए काम करते हैं। और आज उन्हीं की बदौलत ये बहुजन समाज के लोग जो सदियों से इस देश में गुलामी का जीवन जी रहे थे, उनको भी सत्ता के शिखर तक पहुंचाने का काम माननीय श्री कांशीराम साहब ने किया। ऐसे महापुरुष के जन्म दिवस पर मैं उनको लाखों लाखों बार नमन करता हूं। और आज उनके जन्म दिवस पर हम सारे लोग मिलकर के दोनों हाथ उठा करके ये प्रण करेंगे कि माननीय श्री कांशीराम साहब बहुजन समाज पार्टी का बीज ये कभी सूखने नहीं पाएगा। पूरी ताकत के साथ में 2023 में मध्य प्रदेश में नीला झंडा विधानसभा में लहराएगा। माननीय कांशीराम साहब। और साथियों, इधर की सरकारें, मेरे नेतागणों ने बात को रखा का लंबे समय से इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने राज किया और लंबे समय से प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने भी राज किया। अभी सोनेराम कुशवाहा जी बोल रहे, ओबीसी को क्या मिला? ओबीसी को क्या मिला? 27% रिजर्वेशन भी मध्य प्रदेश में ओबीसी को शायद नहीं मिला, नहीं मिला। आज भी 27% के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, जबकि संविधान कहता, आर्टिकल 340 कहता है, आर्टिकल 340 किसने बनाया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? और ऐसे नहीं बनाया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 25 अप्रैल 1948 को लखनऊ गए। ओबीसी का बड़ा अधिवेशन था, ओबीसी के लोगों को बुलावे पे गए तो ओबीसी के लोगों ने बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आपने दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए तो आपने संविधान में तमाम तरह की रियायतें दी और इतने रियायतें दी हैं कि अब आने वाले समय में इनके बच्चे इस देश में ऊंची ऊंची कुर्सियों में बैठेंगे, राजा बन करके बैठेंगे। लेकिन ओबीसी के बच्चे क्या करें? ओबीसी के बच्चों को कैसे मान सम्मान मिलेगा? इनके बच्चे कैसे अधिकारी बनेंगे? इनके बच्चे कैसे कलेक्टर बनेंगे? इनके बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? तो बाबा साहब ने कहा कि मैंने तो आप लोगों को बुलाया था कि साइमन कमीशन आया है, आप अपनी बातों को रखिए, लेकिन आप नहीं आए। लेकिन कोई बात नहीं, आप मेरे बड़े भाई हो और मैं आपका छोटा भाई, और मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था ओबीसी के बच्चों के लिए संविधान में करके जाऊंगा। ये बात 25 अप्रैल 1948 को बाबा साहब ने लखनऊ में कही। लखनऊ बाबा साहब से, लखनऊ से दिल्ली बाबा साहब गए और दिल्ली में बाबा साहब ने संविधान के अंदर आर्टिकल 340 की व्यवस्था कर दी और आर्टिकल 340 में लिख दिया कि पिछड़ों की आबादी के हिसाब से, उनकी बैकवर्डनेस के हिसाब से, कि माने कितना पिछड़ापन सामाजिक रूप से है, कितना पिछड़ापन शैक्षिक रूप से है, कितना पिछड़ापन आर्थिक रूप से, इन तीनों बातों पर चर्चा करके आने वाली सरकारें ओबीसी के बच्चों को भी रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। ये बात बाबा साहब ने आर्टिकल 340 में लिखी। आर्टिकल 340 में लिख दिया
26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हो गया, लेकिन पिछड़ों के बच्चों को कोई अधिकार नहीं मिले। आर्टिकल 340 संविधान के अंदर लिखा रह गया। आने वाली सरकारों ने पिछड़ों के बच्चों को रिजर्वेशन नहीं दिया। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1953 में तत्कालीन राष्ट्रपति जी इंदिरा प्रसाद जी को चिट्ठी लिखी। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया और संविधान में लिखी तमाम बातें लागू की जा रही हैं, लेकिन आर्टिकल 340 के बारे में सरकार जो है गंभीर नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, जब संविधान में लिखी सारी बातें संसद में पास हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में पास हो गई हैं, तो संविधान में लिखी आर्टिकल 340 भी यहां पास होनी चाहिए और उसको इंप्लीमेंट होना चाहिए। तब राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पर काका कालेकर आयोग बनाया गया और काका कालेकर आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। नहीं, हम इस बात को कहते हैं